दिस इज मोहम्मद शाहिद। होपफुली यू ऑल आर फाइन। आज हम बच्चों कर रहे हैं एमडी कैट की जो हमने 2026 की प्रिपरेशन के लिए सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें चैप्टर नंबर वर्क एंड एनर्जी। आज हम इसके कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज लेके आए हैं, तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। जो आज हमारे पास पहला एमसीक्यूज था वो है अ पार्टिकल ऑफ मैस 100 ग्राम। एक पार्टिकल है जिसका मैस जो है वो 100 ग्राम दे दिए है। आपको पता है कि मैस का जो एसआई यूनिट है वो ग्राम नहीं होता बल्कि किलोग्राम होता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.1 किलोग्राम। ये इसका मैस आ गया। फिर कहता है वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ, उसने ऊपर की तरफ को बॉडी को फेंका हुआ है और उसकी जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना काम इसके ऊपर कर रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टिकल गोज अप, जब तक ये पार्टिकल ऊपर की तरफ को जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का ये आएगा जहन में कि यहाँ पर वर्क डन का जो फार्मूला यूज़ होना है वो mgh होगा। mgh यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। mgh भी लगा सकते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी में अगर लॉस हो रहा होगा तो ऑब्वियसली उधर किसी एनर्जी का गेन हो रहा होगा, वो जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमें यहाँ से फिर हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाइट निकालने के लिए हम दोनों तरीके से करते हैं। पहले हम काइनेटिक एनर्जी के तरीके से करेंगे, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी के मेथड से करेंगे, और देखिए दोनों से हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। तो पहले वेलोसिटी दी हुई है, वर्क डन है, तो एनर्जी जो है वो क्योंकि मूवमेंट की वजह से आ रही है तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। मैथ उसने हमें बता दिया है 1/2, मैथ की वैल्यू 0.1 यानी 1/10 भी कह सकते हैं, और जो वेलोसिटी है वो 5 है तो 5 का स्क्वायर, तो जो सॉल्व होके बन जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/20, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 25। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 20। जब आपके पास कुछ इस तरह का नंबर आ जाए जो कि 20 या 10 का मल्टीपल हो, तो सबसे पहले उसको 2 से डिवाइड कर लें, यानी 10 का मल्टीपल कितना है, 2 मल्टीपल है 10 का, तो 2 से डिवाइड कर लें, तो 2.25 का जब हम हाफ करेंगे तो ये 12.5 बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1.25 बन जाएगा। तो इस तरह से ही हमारा 1.25 आंसर है, लेकिन साथ इसका यूनिट आ जाएगा जूल। और उसने कहा था कि ये ग्रेविटी की वजह से है और बॉडी जा रही है ऊपर को, जब ऊपर को जाएगी तो फिर इसमें जी का जो वैल्यू वो माइनस आ जाएगी, तो ये माइनस का आंसर बन जाएगा -1.25 जूल। अगर हम इसको पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से करेंगे तब भी हमारा आंसर जो है वो एक जैसा ही यहाँ पर निकलेगा। हाइट फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, 2gh इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। 2g की वैल्यू 10 होती है, हाइट हमने फाइंड करनी है, इज इक्वल टू vf, क्योंकि वो टॉप पे जाके जो है बॉडी रुक जाएगी, हम ऊपर को फेंक रहे हैं तो 0 का स्क्वायर माइनस vi की वैल्यू दी है 5 का स्क्वायर। बॉडी ऊपर जा रही है तो फिर यहाँ पर भी जो g की वैल्यू है वो माइनस आ जाएगी। सिंप्लीफाई इसको अगर हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -20, h इज इक्वल टू -25। फिर h की वैल्यू निकालेंगे तो वही आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा -25 डिवाइड बाई h, जो कि 20 है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1.25 आ जाएगी। ये हाइट आ गई, यहाँ पर वैल्यू पुट करें, वर्क डन इज इक्वल टू मैथ की वैल्यू 1/10 है और g की वैल्यू 10 है और हाइट की वैल्यू 1.25 है, तो वर्क डन इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1.25 जूल, क्योंकि बॉडी ऊपर को जा रही है तो अब भी जो जी की वैल्यू वो माइनस में आ जाएगी। तो दोनों तरह से जो वर्क डन की वैल्यू है वो सेम निकल रही है, हमने यहाँ से देख लिया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के साथ कंजर्व होती है, यानी ये हमारा आंसर -1.25 ही बनेगा। नेक्स्ट अगर एमसीक्यूज की बात करते हैं तो कहता है फोर्स ए, उसने फोर्स को यहाँ पर ए बोला हुआ है, तो कोई भी नोटेशन एमडी कैड में आ सकती है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये फोर्स है जो कि 6 + 2i, ये 6i आना है, बाय मिस्टेकली उससे हो गया है 6i + 2j - 3k, ये फोर्स दे दी है। कहता है ऑब्टेन अ पार्टिकल एंड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिस्प्लेसमेंट दे रही है या डिस्टेंस है, उसका डिस्प्लेसमेंट है d इज इक्वल टू, या ऐसे भी लिख सकते हैं, उसने कोई भी नोटेशन दी है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, -3j + xk। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x कितना होगा अगर वर्क डन 0 हो। तो वर्क डन का फार्मूला हमें पता है, वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट। हम इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू a की वैल्यू 6i + 2j - 3k। जब डॉट प्रोडक्ट चल रहा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो i डॉट i है सिर्फ वही वैल्यू देता है, j डॉट k या i डॉट
जो है वो के की कोई वैल्यू नहीं देगा, तो वर्क डन जो कि 0 होगा, 0 इज इक्वल टू, अब इसको मैं सॉल्व करूँ डॉट प्रोडक्ट को, तो 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 12 आई आ जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 टू द 6 6 जे हो जाएगा, जे खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स करूँगा तो 3x आ जाएगा। यहाँ से सिंपली हम x की वैल्यू निकाल लेंगे या फाइंड कर लेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 आ गया, माइनस 3x इज इक्वल टू 0, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस का 6 और x इज इक्वल टू बन जाएगा 2। दिस इज आवर राइट आंसर। x पॉजिटिव का ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और ऊपर देखे कोई है आंसर, जी हमारे पास ये ऑप्शन नंबर फिर ए आ जाएगा इसका 2, ये हमारा राइट आंसर। होप से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। कहता है एन एलिवेटर मोटर प्रोड्यूसेस 3000 वॉट पावर, उसने पावर दी है जो कि 3000 वॉट है। द स्पीड विद विच इट कैन लिफ्ट 1000 किलोग्राम, उसने मैथ बता दिया है कि ये 1000 किलोग्राम लिफ्ट कर सकती है और स्पीड बताइए, स्पीड की बात कर रहा है वो यहाँ पे। तो कहता है लोड इज, तो बताएं जी जो है वो उसकी स्पीड कितनी होगी जिससे वो इतने ग्राम का लोड उठा सकता है, किलोग्राम का लोड। अब यहाँ से जो जहन में फार्मूला आप कहना चाहिए वो P इज इक्वल टू एफ वी है, पावर का फार्मूला। तो P इज इक्वल टू एफ को हम mg भी लिख सकते हैं क्योंकि वो वर्टिकली मूवमेंट कर रहा है, और साथ v आ जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू, मैथ की वैल्यू दी है 1000, g की वैल्यू भी उसने बताई हुई है 100, v हमने फाइंड करना है, पावर की वैल्यू भी दी हुई है जो कि है 3000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 4 बन जाएगा, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3 ये कैंसिल हो गया, 3 डिवाइड बाई 10 बच गया जो कि 0.3 होता है, साथ v आ गया, सॉरी इज इक्वल टू v आ गया। तो यहाँ से 0.3 वाला आंसर देखो, ये ऑप्शन नंबर सी है, तो यही हमारा फिर यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी वो पॉइंट में क्योंकि यहाँ पे हम जी की वैल्यू 9.8 पुट कर दें अगर, तो फिर वो आंसर बन जाएगा जो वो रिक्वायर्ड उसका आंसर है, तो यही हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जी, इसमें कहता है 5 किलोग्राम कार्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली 6 मीटर। 5 किलोग्राम वो कार्ट है, उसने उसका मैथ दे दिया, तो मैथ उसका जो है वो 5 किलोग्राम है, और हॉरिजॉन्टली उसकी जो स्पीड दे दी उसने v वो है 6 मीटर पर सेकंड। इन ऑर्डर टू चेंज इट स्पीड, स्पीड को चेंज करना है और स्पीड बना देनी, इसको फिर v1 कह ले, इसको v2 कह ले, वो बना देनी हमने 10 मीटर पर सेकंड। द नेट वर्क डन ऑन द कार्ट मस्ट बी, हमने यहाँ से वर्क डन फाइंड करना है। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि दो स्पीड आ रही हैं, साथ मैथ दिया हुआ है, तो यहाँ पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल काम करेगा। अगर आप लोगों को थ्योरी इसकी क्लियर है चैप्टर की, तो फिर आपको ये ज़रूर बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि ये इसमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। 2 मैंने पहले क्यों लिखा है क्योंकि 2 की वैल्यू लार्जर है, बड़ी वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हमेशा माइनस की जाती है। तो अगर हम इसमें मजीद इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें, 1/2 और m को कॉमन निकाल लें, तो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 m उसने बता दिया है जी 5 किलो का है, 5 kg है, और जो v2 है वो 10 का स्क्वायर है, और जो v1 है वो 6 का स्क्वायर है। ये 1 है, i1 या f कर लो, जिस तरह मर्जी कर लो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 5, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को अगर माइनस करें तो 1/2 5, दोनों को अगर माइनस करता हूँ तो ये बन जाएगा 64। 100 में से 36 निकालेंगे 64 आ जाएगा। तो 2 को अगर इससे कैंसिल करें तो 32 आ जाएगा, हाफ आ गया, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 5। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, सिंपली हम ये करेंगे कि 30 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये 150 बन जाएगा, और अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 10 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 160 जूल। दिस इज आवर राइट आंसर, 160 जूल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर मौजूद है जी बी, तो दिस इज आवर राइट आंसर 160 जूल। नेक्स्ट MCQ is a particle of m accelerate uniform formally from rest to speed v। एक पार्टिकल है, उसका कोई मास दिया हुआ है और वो 0 से रेस्ट से मूव कर रहा है किसी स्पीड v तक इन t सेकंड टाइम, और उसका टाइम भी बता दिया। व्हाट इज एवरेज पावर डिलीवर, और हमने उसकी पावर फाइंड करनी है। अब इसमें मूवमेंट आ रही है, तो स्पीड के लिहाज से हमने फार्मूला बनाना है साथ, क्योंकि टाइम भी आ रहा है तो टाइम भी साथ चाहिए।
तो इसलिए पावर का जो यहाँ पर फार्मूला बनेगा P इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई टी, टाइम ले आए, और चूंकि स्पीड की वजह से वर्क डन हो रहा है, अगर स्पीड की वजह से वर्क डन होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाता है, तो ये बनेगा 1/2 mv²/t। सिंप्लीफाई अगर हम इसको कर लें तो ये बनेगा mv²/2t, तो ये हमारा राइट आंसर होगा mv²/2t। ये ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। होप सो इसकी समझ आ गई होगी आपको, इजी एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखें। इफ द, ये एमसीक्यूज बहुत अहम है, ये एमसीक्यूज बहुत अहम है, बोर्ड में एमडीकैट में आया भी हुआ काफी दफा। इफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 50%, अगर कहता है 50% उसका लीनियर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है, यानी पहले उसका मोमेंटम सपोज करो 1p है, उसमें से उसको 50% और इंक्रीज कर दिया। 50% को अगर मैं निकालूं, परसेंटेज खत्म करूं इसकी, तो ये बन जाएगा 0.5 मोमेंटम। यानी अब जो टोटल मोमेंटम है उसका, वो पहले वाला मोमेंटम प्लस जो हमने इंक्रीज किया वो वाला मोमेंटम है। तो टोटल मोमेंटम जो इंक्रीज हुआ है वो है 1 + 0.5, यानी अब उसका जो मोमेंटम इंक्रीज हो गया 1.5 p उसका इंक्रीज हो गया। तो कहता है कि बताएं जी हमने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज फाइंड करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज फाइंड करनी है, और साथ में यहाँ पे परसेंटेज का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब परसेंटेज में हमने फाइंड करनी है, यानी हमने परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है उसका। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज उसने पूछा नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसने जो बात यहाँ पे बताई हुई है वो परसेंटेज इंक्रीज की बताई हुई है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो तकरीबन 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सिर्फ ढूंढ रहे होते हैं अपने आंसर को जो कि यहाँ मैच नहीं कर रहा होता। ठीक है, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज फाइंड कर लेते हैं। तो इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे इस एमसीक्यूज को? तो सबसे पहले तो हमें कोई ऐसा फार्मूला ढूंढना है जिसमें मोमेंटम भी आ रहा हो और काइनेटिक एनर्जी भी आ रही हो। तो मोमेंटम जिसमें आ रहा हो, काइनेटिक एनर्जी आ रही है, तो ये फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर ओवर 2m। तो हमने जो कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को देखना, तो मैथ्स यहाँ फिक्स हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का जो मोमेंटम के साथ रिलेशन है वो डायरेक्टली भी है और साथ स्क्वायर के साथ है, तो ये याद रखना है, एक लीनियर और साथ क्वाड्रेटिक रिलेशन है। अब जो मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे 1.5 है, तो अगर मैं 1.5 मोमेंटम की जगह वैल्यू पुट कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 1.5 p पुट कर दिया, इसका स्क्वायर आ गया, तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2.25 और साथ p का स्क्वायर, यानी जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है वो 2.25 का शिफ्ट आ रहा है। लेकिन साथ चूंकि उसने पूछा वो परसेंटेज, अगर परसेंटेज फाइंड करनी है तो आपने, अगर आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस अच्छा है तो वहां पर आपको पता होगा, या आपने एक फार्मूला इस तरह से पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस में, अल्फा इज इक्वल टू RT - R0 डिवाइड बाय द R0, और इनटू यहाँ पे टेम्परेचर आ जाता था। अगर टेम्परेचर को निकाल दें तो ये जो चीज़ आ रही है इसको फ्रैक्शनल चेंज बोलते हैं, फ्रैक्शनल चेंज। तो यहाँ पर वही फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लेके आनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? फ्रैक्शनल लाने के लिए फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज हुई है, जो काइनेटिक एनर्जी उसकी ओरिजिनल थी, डिवाइड बाय जो काइनेटिक एनर्जी उसकी ओरिजिनल थी, और मल्टीप्लाई बाय द 100, क्योंकि हमने परसेंटेज में जाना है। तो परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी फिर क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 2.25 आई है अभी फिलहाल के लिए, ये इतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ओरिजिनल वाली जो काइनेटिक एनर्जी थी वो तो उतनी ही रहेगी, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी फिर क्या बनेगी? 2.25 में से अगर मैं ये 1 काइनेटिक एनर्जी माइनस करूं तो ये 1.25 आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, डिवाइड बाय फिर काइनेटिक एनर्जी और मल्टीप्लाई बाय 100। काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैंसिल, तो परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो है 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि बनेगा 125%। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर है 125%, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है। ठीक है, बच्चे यहाँ से गैस करते हैं अगर आधा मोमेंटम इंक्रीज हुआ है तो फिर आधी काइनेटिक एनर्जी, यानी वो ऑप्शन नंबर ए का चूज कर लेते हैं, जो कि गलत है, ऑप्शन ठीक नहीं है। होप सो इसकी एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। स्फेरिकल बॉल, ये भी बहुत अहम एमसीक्यूज है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत अहम एमसीक्यूज है। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या इसकी स्टेटमेंट है? कहता है स्फेरिकल बॉल ऑफ मैस 20 kg, उसका मैस दे दिया उसने जो कि है 20 किलोग्राम। एट द टॉप ऑफ अ हिल, हाइट ऑफ, उसने हाइट बता दी है, हाइट इसकी जो है वो 100 मीटर। इट स्लाइड डाउन टू अ स्मूथ सरफेस टू द ग्राउंड, देन क्लाइंब्स अप अनदर हिल ऑफ 30 मीटर। फिर कहते हैं दूसरी हिल पे वो चढ़ जाती है जिसका जी मैस है
30 मीटर। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ डायग्राम बनाएं तो ये एक हिल बनाइए हम, ये एक हिल है कुछ इस तरह से, इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो 100 मीटर है। फिर वो कहता है कि ये बॉल जो है वो यहाँ से स्लाइड करके नीचे आती है और यहाँ पे जो ग्राउंड है उस पर नहीं आती, बल्कि ग्राउंड से होके एक और हिल है जिसकी हाइट है 30 मीटर ज़मीन से, वो वहाँ पे चली जाती है। फिर कहता है कि देन क्लाइंब अप टू द एंड फाइनली स्लाइड डाउन इट हॉरिजॉन्टल बेस, और फिर ये नीचे को स्लाइड करके नीचे आती है और नीचे आने के बाद अब क्या करती है कि एट द बेस ऑफ 20 मीटर अबव द ग्राउंड कोई एक छोटा सा तोदा है जो कि 20 मीटर हाइट पर है, ये 20 मीटर हाइट पर है। ये बॉल यहाँ पर आके जो है स्टॉप हो जाती है, इसकी फाइनल वेलोसिटी फिर यहाँ पे 0 हो गई। द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉल, जब यहाँ से वेलोसिटी यहाँ तक आ रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हमने ये फाइंड करनी है। ये देखने में तो बड़ा क्रिटिकल जो है वो एमसीक्यूज लग रहा है, लेकिन इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे कि ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसको बाहर निकाल दें। अगर इसको बाहर निकालेंगे तो फिर हमारे पास जो दोबारा डायग्राम आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी, फिर से डायग्राम जो बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि ये सपोज करो एक हिल थी जो कि 100 मीटर अबव थी। यहाँ पर जो हाइट हमने यहाँ पे ली, क्योंकि ये आइडियल केस चल रहा है तो इसमें फ्रिक्शन की तो चीज़ आनी नहीं है, तो फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का पुट करें mgh इज इक्वल टू 1/2 mv², क्योंकि यहाँ पर जो दो हाइट आ रही हैं और जो है वो दो इसमें जो वेलोसिटीज आ रही हैं जो फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हाइट का भी डिफरेंस आ जाएगा और यहाँ पर फिर अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी का भी डिफरेंस आ जाएगा। ये वेलोसिटी लो नहीं लिखा हुआ, ये असल में मैंने लो पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, अगर उसकी हाइट ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, लेकिन अगर उसकी जो ग्राउंड है वो हाइट उसकी मैक्सिमम है ना, उसी की बात हो रही है, तो उस पॉइंट पे उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 0 होगी, जिसकी वजह से उसकी किनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी 0 हो जाएगी। तो एट लो पॉइंट पे किनेटिक एनर्जी हाई होगी, तो हाई माइनस लो हमने करना है। तो इसीलिए हम जरा इस न्यूमेरिकल को जरा सॉल्व करें तो किस तरह से होगा ये सॉल्व। जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पर चूंकि उसकी वेलोसिटी 0 है तो ये सारा फैक्टर यहाँ पे 0 हो गया, तो ये आ जाएगा mgh2 माइनस h1 इज इक्वल टू 1/2 mv लो का स्क्वायर। वी लो से मुराद है कि एट लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी वो हमने जो फाइंड करनी है। तो हाईएस्ट जो उसकी हाइट है उसने बताई 100 मीटर, फिर वो एंड पॉइंट पे आता है 20 मीटर में। 30 मीटर वाली क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, क्योंकि वो जहाँ पे रुक रहा है ना वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, वो लो ज़ाया नहीं कर रहा है फ्रिक्शन के अंदर, और ना ही यहाँ पे बुक वाले ने जो जिसने क्रिएट किया ये एमसीक्यू यहाँ पे उसने फ्रिक्शन की बात की है। तो उसने जो बात की उसने कहा ये एंड पे आगे जहाँ पे रुक रहा है, तो जहाँ पे वो रुक रहा है हमने सिर्फ उसी केस को देखना है। तो जो रुक रहा है वो हाइट जो उसकी है वो 20 मीटर है और जो मैक्सिमम हाइट थी वो 100 थी, तो 100 माइनस अगर हम 20 करें तो वहाँ पे 80 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 mv²। m से m कैंसिल हो जाएगा, g की वैल्यू 10, तो ये बन जाएगा 800 इज इक्वल टू 1/2 v²। ये मल्टीप्लाई हो गया वहाँ पे बन जाएगा 1600 इज इक्वल टू v का स्क्वायर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, अंडर रूट लेने के बाद आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर है 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। कहता है इफ अ मास ऑफ एंड स्पीड ऑफ द बॉडी इज हाफ्ड, मास भी उसने हाफ कर दिया और स्पीड भी उसने हाफ कर दिया, तो कहता है किनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो ये बहुत इजी सा एमसीक्यू है, वैसे ये आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि फार्मूला आप लोगों को आता है। मास भी हाफ पुट कर दें और वेलोसिटी भी जो है वो हाफ पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 1/2 m/2 जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर ओवर 4। ये 4 2 दा बन गया 8, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला फिर से आ जाएगा 1/8। बाकी ये सारा फार्मूला यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सारा ये काइनेटिक एनर्जी का ही रहेगा, तो फिर ये आंसर इसका बन जाएगा 1/2 mv², 1/2 mv²। तो ये काइनेटिक एनर्जी ही आ गया, यानी ये उसको डिवाइड कर रहा है, 1/8 आ रहा है, डिवाइड कर रहा है उस वैल्यू को, तो ये रिड्यूस कर रहा है 1/8 टाइम, तो फिर उसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर रिड्यूस 1/8 टाइम। नेक्स्ट एमसीक्यूज को अगर हम देखें, ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये हिसाब लगाएं कि मैं अभी 9th क्लास के बच्चों को फिजिक्स करवा रहा था, तो वहाँ पे जो चैप्टर नंबर 5 है उनका वो वर्क एंड एनर्जी का है। आप लोगों को तो मैंने दूसरे नंबर पे ये वीडियो डाली है ना, तो वर्क एंड एनर्जी में उनको ये न्यूमेरिकल नंबर 10 कुछ इस तरह से आया हुआ है, यही चीज़ें उसमें पुट की हैं, बस सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है। तो देखिए क्रिटिकल और थिंकिंग लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया है, यानी अगर आप उससे ये एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो उसको ये इग्नोरिंग फ्रिक्शन हटा दें तो वो कर लेगा एमसीक्यूज को, फ्रिक्शन डाल देंगे तो फिर शायद वो कंफ्यूज हो जाए बच्चा, मतलब उसका इतना कैलिबर जनरेट करने की कोशिश की है पीटीबी वालों ने।
तो खैर 100 ग्राम मैस है उसका, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। मैस उसने बता दिया जी 100 किलोग्राम है। कार फ्रॉम रेस्ट, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और फाइनल वेलोसिटी पता नहीं कितनी है। स्लोप उसने थीटा बता दिया जो कि 30 डिग्री है। इफ़ द टोटल ऑफ द स्लोप इज़ 20 मीटर, जो पूरी स्लोप है वो जो लेंथ है उसकी या डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। फिर कहता है कि एट द बॉटम उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी इग्नोरिंग फ्रिक्शन, हमने उसकी स्पीड बतानी है यानी वी एफ हमने यहाँ पे फाइंड करना है। अब ये डायग्राम्स पहले इसकी ड्रॉ करते हैं। सपोज करें ये वो अर्थ है जी, जहाँ पर वो जो बॉडी है वो स्लाइड करके मूव करके आ रही है, ये अर्थ है और इतनी हाइट पर हमने उसको रखा हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ से मूव करके वो नीचे को आएगा इस तरह से। ये जो एंगल इसका वैसे तो ये 45 डिग्री है लेकिन हम इसको 30 डिग्री कंसिडर करते हैं। ये कार जो है ये यहाँ पर एट हाईएस्ट पॉइंट पे है, यहाँ पर कार जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये जो स्लोप है पूरी स्लोप यहाँ से यहाँ तक, इसका डिस्टेंस है ये 20 मीटर है। ये जो हाइट है इसकी, ये यहाँ से इसकी हाइट है। कह रहा है कि जी हमने इग्नोरिंग फ्रिक्शन, अब यहाँ पर आपको पता है क्योंकि ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल चल रहा है यहाँ पे, वैसे तो इसके 2-3 फार्मूले और भी हैं लेकिन हम इसको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से ही करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी में अगर गेन हो या लॉस हो रहा है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली उसकी किनेटिक एनर्जी नीचे आते हुए बढ़ेगी और जो मटेरियल है और जो कार है वो ज़्यादा स्पीड पकड़ लेगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है वो mgh हो जाएगा और किनेटिक एनर्जी उसकी जो है वो 1/2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 v1 का स्क्वायर लिख दें। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होगी तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पे जो चीज़ रह गई है वो ये है mgh इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। एक ही वेलोसिटी है अब हमारे पास और वेलोसिटी हमने वो वाली जो फाइंड करनी है, तो मैथ से मैथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा gh इज इक्वल टू या 2gh इज इक्वल टू v का स्क्वायर। इस न्यूमेरिकल को शामिल करने का मकसद ये था कि यहाँ पे हमारे पास हाइट कहीं भी नहीं है, ठीक है, और हम ये वाला डिस्टेंस यूज़ नहीं कर सकते। फिर दिया कि उसने अगर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, हाइट फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमें कोई और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि उसने हमें एंगल दिया हुआ है तो आपने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करना है जिसमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेनियस भी आए। तो अगर आपको रेशियोज याद है तो आपको पता है साइन थीटा यानी सम पीपल हैव। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो हाइट है वो हमने फाइंड करनी है। तो हाइट ओवर जो एच है यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो स्लोप दी है जो कि 20 है, तो 20 आ जाएगा इज इक्वल टू साइन एंगल दिया 30, साइन 30 जो 1/2 होता है, ये 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आपको मल्टीप्लाई इज इक्वल टू हाइट। तो यहाँ पे जो हाइट निकलेगी वो 10 मीटर आ जाएगी। ये इसकी हाइट आ गई। ये वाली हाइट यहाँ पर जब पुट होगी तो ये 2g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 10 इज इक्वल टू v का स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, वो 200 ले लेते हैं और v का स्क्वायर फिर शुरू हो जाते हैं। इस तरह से भी ठीक है। अगर आपको स्क्वायर याद है तो 14 का स्क्वायर आपको पता 196, तो ये 14 पॉइंट समथिंग आना है। तो यहाँ से भी आपको गैस हो सकता है। लेकिन अगर आपको इसको किसी और तरीके से गैस करना है, यानी एक और तरीका भी इसका है कि ये 100 मान जाएगा, 100 का अंडर रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा। और जो 2 का अंडर रूट है ये याद रखना है, ये 1.41 होता है। कुछ वैल्यूज याद कर लें। 2 का अंडर रूट जो है 1.41 होता है, 3 का अंडर रूट जो है 1.71 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है, 5 का अंडर रूट जो है वो 2.1 या 2.2 के करीब होगा। इस तरह से कुछ वैल्यूज आप याद कर लें, इतनी ही की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और इनके इन्वर्सेस भी याद कर लें। इन्वर्सेस से मुराद क्या है, यानी 1/2 अंडर रूट की वैल्यू 0.707 होती है। अगर इनके इन्वर्सेस याद कर लेंगे आपको, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। कैलकुलेटर से आपका बिल्कुल ही जान छूट जाएगी। आप भी जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, तो अब भी ये 14.1 इसका आंसर आ रहा है, तो ये मीटर पर सेकंड ये हमारी यहाँ से वेलोसिटी बन जाएगी एंड दिस इज़ द राइट आंसर। अगर हम ढूंढें यहाँ पे कोई ऑप्शन है तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर, ये हमारा राइट आंसर है। होप सो इस एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी और आपको लग भी गया होगा पता कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखना यहाँ पर बच्चों के साथ कैसे उन्होंने ट्रैप किया है, ये देखना। कहता है बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज ई। एक बॉल है उसकी काइनेटिक एनर्जी उसने बता दिया कि ई है, तो काइनेटिक एनर्जी को लेट कर लें कि यहाँ पर ई है। फिर कहता है कि एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, थीटा बता दिया कि वो 45 डिग्री से उसको थ्रो कर रहा है अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर कर रहा है उसको, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। फिर कहते हैं इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी को हमने फाइंड करना है एट हाईएस्ट पॉइंट। अब यहाँ पर जो बच्चे लॉजिक लगाते हैं वो लॉजिक कुछ इस तरह से है कि E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, और वो समझते हैं कि जब कोई बॉडी किसी भी एंगल पर फेंके, फॉर एग्जांपल ये बॉडी जा रही है क्योंकि हमने एंगल पे फेंकनी है, ये 45 एंगल बन गया, ये 45 डिग्री है।
तो वो समझते हैं कि एट हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उस बॉडी की जो वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी, वो जीरो हो जाएगी और इसका जो बनने वाला आंसर है वो जीरो है। और यहाँ पर ही बच्चों के लिए एक ट्रैप रखा उन्होंने। ये ट्रैप कैसे है यहाँ पे, ये ट्रैप क्यों है? बिल्कुल उनकी बात ठीक है कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट में बॉडी जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि अगर मैं 2 पॉइंट लूँ, 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये, तो बॉडी ना सिर्फ आगे को जा रही है बल्कि ऊपर की तरफ को भी जा रही है। तो अगर यहाँ पर देखें तो इसके पास फिर 2 कंपोनेंट है वेलोसिटी के, एक वी एक्स होगा और एक वी वाई होगा। अब उसकी हाइट में चेंज नहीं आ रहा, उसके जो y कंपोनेंट है वो जीरो हो गया, लेकिन x एक्सिस में वो अभी भी मूवमेंट करती हुई आ रही है। x एक्सिस में उसकी जो वेलोसिटी है वो कंसीडर होगी। इसीलिए जो एनर्जी होगी उसका फार्मूला होगा 1/2 mv(x) का स्क्वायर, क्योंकि वी वाई वाला तो जीरो हो गया कंपोनेंट, वो तो हम ऐड ही नहीं करेंगे यहाँ पर। तो जो वी एक्स कंपोनेंट है उसके लिए फिर हमें एंगल भी जो यूज किया वो लगाना पड़ेगा, जो कि वी कॉस थीटा हो जाएगा। और एंगल जो यहाँ पे दिया 45 डिग्री है, तो वी कॉस 45, और कॉस 45 आप लोगों को पता है 2 होता है 1 के साथ। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू बन जाएगा 1/2 m, ये बन जाएगा V/2 का स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू 1/2 m V का स्क्वायर ओवर ये 2 आ जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एनर्जी और उसका हाफ, तो ये हाफ एनर्जी यहाँ पर उसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ये उसका राइट आंसर है, ना कि डी ऑप्शन था। ठीक है, तो आपने इस बात को याद रखना है कि उसकी एनर्जी जो है वो हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट MCQs है जी, कहता है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है। कहते हैं इनका मोमेंटम सेम है, सब का मोमेंटम उसने फिक्स कर दिया। विच ऑफ देम हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, इनमें से सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? तो सबसे पहले हमें कोई ऐसा रिलेशन निकालना है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों आए। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख लें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो एक m को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें और एक m को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें और एक m को नीचे डिवाइड करवा दें, तो ये बन जाएगा ऊपर m² बन गया और नीचे v² आ गया, साथ 2m आ गया, यानी ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर ओवर 2m, ये इसका फार्मूला बन गया। अब उसने मोमेंटम फिक्स कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी का जो मास के साथ रिलेशन यहाँ पर निकला है वो निकला है जी इनवर्स 1/2 m। काइनेटिक एनर्जी इनवर्स है m के साथ, 2 भी कांस्टेंट है तो उसको भी निकाल दें क्योंकि हम डायरेक्टली इनवर्सली रिलेशन में आ गए हैं। यानी जिसका मैथ, क्योंकि हमने हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो इसका मैथ सबसे ज्यादा कम होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होगी। तो अभी हमने यहाँ से सबसे ज्यादा मैथ निकालना है। तो जो अल्फा है, अल्फा के अंदर जो है वो 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों का वजन सेम होता है, तो यानी इसका जो 4 प्रोटॉन के बराबर इसका मैथ बनेगा। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का जो मैथ है वो 1 प्रोटॉन के बराबर बनेगा। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मैथ प्रोटॉन से 1836 टाइम्स कम होता है और प्रोटॉन के ऊपर जो मैस है वो 1 प्रोटॉन के बराबर है। तो सबसे जो कम मैस बनेगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बनेगा। जब सबसे कम मैस इलेक्ट्रॉन का है तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, जब इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा फिर इसी की होगी, तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी। चूंकि उसने यहाँ पर मोमेंटम डाला है तो फिर आपको मोमेंटम वाला फार्मूला ही यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका आंसर ठीक आएगा। समटाइम ऐसा ग्लिच दे देता है कि जो बच्चे स्पीड से गैस करते हैं कि भी इलेक्ट्रॉन हल्का है तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो इस तरह से उसका फिर गलत भी हो सकता है, कुछ जगहों पर ऐसा MCQ बन जाता है। नेक्स्ट MCQ द वेलोसिटी एंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी। उसने वेलोसिटी दे दी है बॉडी की, वेलोसिटी इज इक्वल टू है 10,000 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि बनेगा 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड। जो उसने मोमेंटम दिया उसका मोमेंटम है बॉडी का 10⁴ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर वो कहता है कि द काइनेटिक एनर्जी विल बी। अब सबसे पहले तो हमें को फार्मूला ऐसा बनाना है जिसमें मोमेंटम आए और वेलोसिटी आए ताकि काइनेटिक एनर्जी निकाल सकें। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो होता है 1/2 mv²। इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, एक भी अलग कर लो फिर एक भी अलग कर लो, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1/2, ये मोमेंटम आ गया साथ ये v आ गया। देखो मोमेंटम और हमने वेलोसिटी वाला फार्मूला बना लिया इससे। आप जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, मोमेंटम की वैल्यू 10⁴ और वेलोसिटी की वैल्यू भी 10⁴, तो दोनों मिलके जो है वो बन जाएंगे 10⁸ और साथ आ जाएगा /2। तो अगर इसको लिख सकते हैं ना 1 क्रॉस 10⁸ /2, तो जो 1 है इसका हाफ लेंगे 0.5 बन जाएगा, क्रॉस 10⁸ आ जाएगा।
ये 0.5 है, इसको 5 क्रॉस 10 की पावर 7 लिख सकते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। लेकिन इसका यूनिट बना है, ये अर्ज में बना है, ठीक है, ये जऊल नहीं बना है इसका, ये अर्ज बना है। तो अगर हमने जऊल बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो 1 अर्ज है, 1 जो जऊल है सॉरी इक्वल होता है 10 की पावर 7 अर्ज के। तो ये बन जाएगा यहाँ पर फिर 5 जऊल बन जाएगा एनर्जी। तो 5 जऊल यहाँ पर हमारे पास कोई आंसर है जी, ऑप्शन नंबर डी यही इसका राइट आंसर बनेगा, 5 जऊल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, अ बुलेट ऑफ mass m fired horizontally with a velocity of v on a wooden block of mass m and get embedded। ये बुलेट है, ये जाकर किसी बॉक्स के साथ टकराती है और जब उसके साथ लगती है तो ये गोली उसके अंदर इन हो जाती है और फिर ये बॉक्स आगे को मूव करता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉक्स एंड बुलेट, दोनों की काइनेटिक एनर्जी और कितनी होगी ये हमने बतानी है। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो उसका फार्मूला 1/2 mv का स्क्वायर प्लस 1/2 फिर mv का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर फिर 1/2 mv का स्क्वायर। अब अगर इसको मैं चेंज करता हूं अकॉर्डिंग टू सिनेरियो तो ये m1 m2 m1 m2 v1 v2 v1 डैश v2 डैश, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बन गया। इसमें अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो चूंकि पहले बुलेट भी जो है वो रुकी हुई थी, उसकी वेलोसिटी 0 और बॉक्स भी रुका हुआ तो उसकी वेलोसिटी 0, तो ये सारा कुछ 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। अगर हम इन दोनों एनर्जीज को सॉल्व करें, चूंकि ये बॉडी जो है वो इम्बेंड हो जाती हैं, तो जब इम्बेंड हो जाएंगी दोनों बॉडीज, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं ना हम इनकी, तो इन दोनों की जो वेलोसिटी वो सेम हो जाएगी। इनका जो मैस है टोटल, वो मैस इस तरह से हो जाएगा 1/2 m1 प्लस m2 और जो इनकी वेलोसिटीज हैं वो v1 इकट्ठी होगी तो उसको हम एक ही नाम देते हैं vf का। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बनी जो कि आफ्टर फायर होगी। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है अब वो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये कॉमन वेलोसिटी भी इसको बोलते हैं क्योंकि वो दोनों बॉक्स और बुलेट एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो कॉमन वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू बॉडी का मोमेंटम डिवाइड बाय द बॉडी का सम ऑफ मैस, दोनों बॉडीज के मैसेस, ठीक है, ये उसका कॉमन वेलोसिटी का फार्मूला है। अब अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करें अपने वाले सिनेरियो में इस काइनेटिक मोमेंटम को, तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m1 प्लस m2 और vf की जगह पे क्योंकि ये वेलोसिटी का स्क्वायर आना है, मैं भूल गया था लिखना, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 और इसका भी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर डाल देते हैं तो एक टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी का जो नया फार्मूला बनेगा 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा जो कि बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर। आज का आखिरी एमसीक्यू है जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh ओवर वॉल्यूम करना, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो, यहाँ पे भी डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो। तो वॉल्यूम, ये जो मैस ओवर वॉल्यूम है इसको हम डेंसिटी लिख सकते हैं, तो ये बनेगा रॉ जी एच, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी रॉ जी एच। ये आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का उसमें बर्नौली इक्वेशन में ये बात पढ़ी हुई है, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन, डैनियल बर्नौली, जैकब बर्नौली, ये उससे बात डिराइव की हुई है रॉ जी एच। तो होप सो इन तमाम एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी आपको। फिर भी अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो 034907811108 ये मेरा फ़ोन नंबर है। किसी किस्म की आपको गाइडेंस चाहिए कोई, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।